सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया। मैं हूं अरबाब जहांगीर। आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने एंकर पर्सन से मुलाकात की है और उस मुलाकात में उन्होंने कोरोना वायरस से निपटने के लिए कुछ आगे की स्ट्रेटजी बताई, कुछ हुकूमत की तैयारी से मुतालिक उन्होंने बताया कि टाइगर फोर्स वो एक बनाने जा रहे हैं और 30 मार्च से टाइगर फोर्स में रजिस्ट्रेशन का आगाज़ भी हो जाएगा। इससे पहले भी वो इस बात का ऐलान कर चुके थे कि वो नौजवानों पर मुश्तमिल एक फ़ोर्स बनाना चाहते हैं जिसके ज़रिए फिर आवाम से रब्ता किया जा सके और उनकी मुश्किलात को भी हल करने में मदद दी जा सके। क्या वज़ीर आज़म अब वाकई सीरियसली कर्फ्यू लगाने की जानिब जा रहे हैं, सोच रहे हैं और ये टाइगर फोर्स बनाना उसी की तैयारी का एक मरहला है, या फिर वज़ीर आज़म की सोच इस बारे में कुछ और है? गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कुछ मजीद भी ऐलानात किए। गुड्स ट्रांसपोर्ट पर से उन्होंने पाबंदी उठा ली है, जो एक नॉर्मल ट्रांसपोर्ट है उस पर तो पाबंदी बरकरार रहेगी, लेकिन गुड्स ट्रांसपोर्ट से पाबंदी उठाई, ये इकदाम उनका कैसा है, इस बारे में भी बात करेंगे। और साथ ही उनकी जानिब से एक और ऐलान भी किया गया कि जो लॉकडाउन में जिन अफराद को ज़ेर हिरासत लिया गया है उनको भी रिहा कर दिया जाए। ज़ाहिर कुछ लोगों को लॉकडाउन के जो कवानीन होते हैं उसका इल्म नहीं था, तो उनको भी रिहा किया जाए। किस तरह के वज़ीर आज़म के फैसले हैं, इस पर भी बात करेंगे। और अगर हमारा मुल्क कर्फ्यू की तरफ जाता है, कुछ सूबे अलग, या फिर मुल्की सतह पर इस बात का ऐलान किया जाता है, तो कितने दिन का कर्फ्यू हमारी ये मईशत बर्दाश्त कर सकती है, इस सिलसिले में बात करेंगे। अपने मेहमानों का आपसे तारुफ कराते हैं। डॉक्टर शाज़िल मंजूर पिम्स के ICU स्पेशलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। इसके साथ साथ समी इब्राहिम साहब सीनियर तज्जिया प्रोग्राम तज्जिया के रेगुलर होस्ट हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। गुलाम मुर्तज़ा हमारे साथ मौजूद हैं जो कि इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ हैं। तो समी साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे ही करते हैं। जो आज जो सेशन हुआ, जिस तरह से क्वेश्चन आंसर जब चल रहे थे, तो वज़ीर आज़म ने टाइगर फोर्स बनाने का ऐलान किया है। ज़ाहिर उम्मीद वो ये कर रहे हैं कि नौजवान बड़ी तादाद में आगे आएँ और अपना अपना किरदार अदा करें। क्या उनका मकसद हो सकता है? क्या एक कर्फ्यू की तैयारी भी इसको कहा जा सकता है कि आहिस्ता आहिस्ता अब हम उसी जानिब बढ़ रहे हैं? नहीं, देखिए, वज़ीर आज़म है और किसी भी सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है पाकिस्तान को, तो वो लोगों को मोबिलाइज करने का ये बड़ा अच्छा तरीका है कि आप अपनी जो पॉलिटिकल पार्टीज का रोल है वो भी इस क्राइसिस में वो भी बढ़ता है। तो अगर वो अपनी टाइगर फोर्स को, तहरीक-ए-इंसाफ के यूथ को वो मोबिलाइज कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि जो पार्टी का जो रोल है इस सारे निज़ाम में जो जमहूरियत में होता है उसको वो मोबिलाइज कर रहे हैं। क्योंकि हमारे यहाँ लोकल बॉडीज इंस्टीट्यूशन नहीं है। नॉर्मली तो ये सारी चीज़ें जो ग्रास रूट लेवल पे होती हैं, ये लोकल बॉडीज अगर इंस्टीट्यूशन मौजूद हो तो वो गली मोहल्लों की सतह पर ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन अब अगर वो यूथ फोर्स को और टाइगर फोर्स को बनाने की बात कर रहे हैं और उसमें नौजवानों को रोल दे रहे हैं, तो वो इसको मोबिलाइज कर रहे हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें प्राइम मिनिस्टर के ज़हन में हो सकती हैं। पॉलिटिक्स में अपनी पार्टी का रिवाइवल, यूथ के साथ इन टच, फिर लोकल बॉडीज के इलेक्शन की बात हो रही है, फिर आगे कुछ और भी पॉलिटिकल अगर अपीवल हो कुछ, उसके हवाले से भी वो अपनी पार्टी की तैयारी कर रहे होंगे। लेकिन ये एक मुझे लगता है कि बड़ा रियल ये स्टेप है। अच्छा, तो समी साहब, लेकिन इस टाइगर फोर्स को वो जो एक सिलसिला है घर घर राशन पहुंचाने का, उसके जरिए एक्टिव करके और फिर ज़ाहिर कर्फ्यू का नफाज भी बड़े आसानी के साथ किया जा सकता है। वज़ीर आज़म के जहन में कहीं कोई ऑप्शन मौजूद हो सकता है? नहीं, मुझे लगता है वज़ीर आज़म कन्विंस नहीं है कर्फ्यू पर। और अब तो पूरी दुनिया के जो लीडर हैं वो ये बात कर रहे हैं कि जो लॉकडाउन जितना भी हुआ है, कर्फ्यू नहीं लगे लेकिन उसके रिजल्ट आना शुरू हो गए हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ने तो ये ऐलान कर दिया है कि ये हम 12 अप्रैल से या 14 अप्रैल से बिल्कुल सूरत हाल सब ठीक हो जाएगी। तो बुनियादी तौर पर देखें ना, अगर आप कर्फ्यू लगा के मुकम्मल तौर पे उसको जिंदगियों को बिल्कुल स्टैंड स्टिल पे ला के इकोनॉमी को बर्बाद करके, तो क्या आप हासिल करेंगे इससे? बिल्कुल सही कहा ये प्राइम मिनिस्टर ने कि अफरा तफरी जो है वो ज्यादा बड़ा खतरा है कोरोना से। प्राइम मिनिस्टर अगर कोई बहुत ही कोई ऐसी सिचुएशन आए कि ये चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएं, तो फिर तो वो कर्फ्यू का सोचेंगे, वगरना ना उनकी कोई सोच है। और मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी जो सेन जो बंदा है या सेन सोच है वो ये कह रही है। इसलिए कि आप देखें, सिर्फ फ्लू से अमेरिका में हर साल 50,000 आदमी मरता है, तो क्या उसके लिए कर्फ्यू लगाया जाता है? ये तो एक रवैयों की बात है, हमें उनको तब्दील करने की जरूरत है। कर्फ्यू लगाएं 10 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, उसके बाद कुछ 30-40 लोग रह जाएं, फिर वो निकलेंगे बाहर तो वो फिर कोरोना फैला देंगे। तो ये तो कोई बात नहीं है ना कि आप कर्फ्यू लगा दें। बिल्कुल कर्फ्यू कोई हल नहीं है। यू हैव टू मेक योर हेल्थ सिस्टम स्ट्रांग, और उसके साथ साथ आपको लोगों को एजुकेट करना है कि आपने जिंदगी कैसे गुजारनी है। वो रवैये हमें तब्दील करने की जरूरत है।
और बाकी एहतियात जो है वो डॉक्टर शाजिया आपके साथ हैं, वो आप इनसे पूछ लें कि कर्फ्यू लगाने से कभी कोई आज तक कोई मसला हल हुआ? सही, चलें डॉक्टर साहब की तरफ ही मैं जा रहा था। डॉक्टर साहब, ये जो जब से लॉकडाउन का नफाज हुआ है 4-5 दिन से, तो इससे क्या कोई फ़र्क पड़ा है प्रैक्टिकली? अगर आप बताएं, हॉस्पिटल में जो केसेस आ रहे थे, क्या उनकी तादाद कुछ कम होती दिखाई दे रही है? इस लॉकडाउन को कोई फ़ायदा है? लोग तो इसको संजीदगी से अभी ओवरऑल नहीं ले रहे, सिर्फ सिंध की हद तक, कराची की हद तक मैं बात करूँ, यहाँ लोग बहुत ज़्यादा गैर संजीदा हैं। मजमूई तौर पर पूरे मुल्क में यही सूरत हाल है, आपकी इस पर क्या राय? मेरे ख्याल से अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया बहुत बहुत आपने इस प्रोग्राम में इनवाइट किया। समीर साहब ने बहुत अच्छी इस पर तज्ज़िया किया है, और जो सिचुएशन है वो लॉकडाउन तो ठीक है, लेकिन कर्फ्यू से हालात और मामलात जो हैं वो और ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे, और जिन लोगों को अस्पतालों तक पहले ही रसाई नहीं है वो भी नहीं पहुंचेंगे, और अफरा तफरी और खौफ का आलम हो जाएगा। इसकी एक बड़ी अच्छी मिसाल मैं आपको दे देता हूँ कि जो हमारी इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, जो हमारे डीसी साहब हैं हमजा शफकात, उन्होंने कुछ स्टेप्स ऐसे लिए हैं कि जहाँ पे केसेस मिले हैं, जहाँ पे इज्तिमा था, जहाँ पे उनको मिले हैं, उन जगहों पे उन्होंने बाकायदा कर्फ्यू का और मुकम्मल लॉकडाउन कर दिया है। तो हमें भी ऐसे ही इक़दाम करने चाहिए। पूरा कर्फ्यू तो आप पूरे मुल्क में नहीं लगा सकते, और वो एक बहुत बड़ा इकनॉमिक डिज़ास्टर, और दूसरा ये है कि बहुत लोगों में खौफ व हरास हो जाएगा जिन्होंने बाकी बीमारियों के लिए अस्पताल में पहुंचना है, उनकी रसाई महदूद हो जाएगी, और लोग उससे उनको तकलीफ़ हो सकती है, उससे वो क्रिटिकल हो सकते हैं और अमवात वाक़या हो सकती है। तो आई थिंक कि हमें जो है लॉकडाउन या करना उन जगहों पे चाहिए जहाँ हमें पता है कि यहाँ पे केसेस ज़्यादा हैं, यहाँ पे स्प्रेड ज़्यादा है। अदरवाइज़ हर जगह पे मुकम्मल लॉकडाउन या कर्फ्यू का जो नफाज है वो सही नहीं होगा। जहाँ तक अस्पतालों की बात है, अभी तक तो बड़ा मुश्किल है कि हम उसको सेपरेट कर सकें, लेकिन गवर्नमेंट ने भी बड़े अच्छे स्टेप्स लिए हैं, और हेल्थ मिनिस्ट्री ने भी, कि अब वो ट्रियाज कर रहे हैं, उन लोगों को अलहदा कर रहे हैं जो लोग पहले सारे ही एक जगह पे आ जाते थे। हर बंदा जिसको कोरोना का अफेक्टी है, या उसको समझता है कि मुझे ये वायरस लग गया है, या वो अपनी तशख़ीस के लिए आता है, और बाकी जो अस्पताल में मरीज़ आते हैं जिनको दिल की बीमारियां, फेफड़ों की बीमारियां, गुर्दों की है, वो अलहदा जाते हैं। तो इसके लिए तो हम पहले से ये कह रहे थे कि बजाय हम इन चीज़ों को और ज़्यादा लॉकडाउन करें और लोगों के लिए मुश्किलात पैदा करें, हम क्वारंटीन सेंटर बनाएं। और आज ही NDMA ने भी अनाउंस किया था, उनके चेयरमैन ने, कि 1.5 लाख बेडेड क्वारंटीन सेंटर जो है वो कायम कर देंगे सून, और बहुत सारे मास्क किट्स जो हैं उनके पास आ गए हैं, वेंटिलेटर आ जाएंगे। मेरे ख्याल से तकरीबन एंड ऑफ अप्रैल और मई तक एक्सपेक्टेड है कि 10,000 वेंटिलेटर भी आ जाएंगे। तो सिचुएशन अभी तो इतनी बुरी नहीं है कि हम लॉकडाउन करें। अगर आप स्टेटिस्टिक्स देखें तो 1200 के करीब हैं, 8 से 9 अमवात हुई हैं। तो मेरे ख्याल अभी इन चीज़ों पे जंप करना इतना अर्ली। लेकिन डॉक्टर साहब अभी यहाँ पर कराची में भी और लाहौर के भी कुछ हॉस्पिटल्स में वो जो किट्स की शॉर्टेज थी, उसकी शिकायत आवाम की सामने आ रही है कि जो तादाद कम है ये इसलिए क्योंकि टेस्ट ही नहीं हो रहे, लोगों के रिजल्ट सामने नहीं आ रहे, आम लोगों को चेक नहीं किया जा रहा। पिम्स में भी, खासतौर पर इस्लामाबाद में भी क्या सूरत हाल इसी तरह की है कि लोग आ रहे हैं और फिर क्योंकि किट्स की शॉर्टेज है तो उनके टेस्ट नहीं किए जा रहे और उन्हें वापस किया जा रहा है? देखें, किट्स की शॉर्टेज तो आप रहेगी, क्योंकि जो मुकम्मल किट्स आनी है वो एक्सपेक्टेड, अगर बहुत ज़्यादा किट्स आएँ, चाइना से आएगी, बाकी जगहों से आएगी, तो वो 10 लाख के करीब होगी, और वो भी नहीं आई। एक्सपेक्टेड 50,000 है, लेकिन आप पूरी पाकिस्तान की आवाम को तो टेस्ट कोरोना का नहीं करा सकते। जिनको माइल्ड से सिम्टम्स हैं वो घरों में रहें, और पहले से ही बात करी कि इसकी स्प्रेड जो है वो अपने आइसोलेट होकर अपने आप को खुद क्वारंटीन करके बचाना है। अगर आप इसी तरह अस्पतालों की तरफ, पिम्स या NIH की तरफ चलेगी जो हमारा टेस्ट कराएं, तो हर दूसरा बंदा एलर्जी के मौसम में उसको यही अलामात हैं। तो ये तो बहुत हेल्थ सेक्टर पे बहुत बड़ा बर्डन हो जाएगी। तो कोई दुनिया का मुल्क इसको बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, उसका हेल्थ सेक्टर या कोई भी मईशत इसको नहीं बर्दाश्त कर सकेगी। तो हम इतने टेस्ट का कोई जवाज़ ही नहीं बनता। सही। अच्छा गुलाम, जो हम सिंध में सूरत हाल देख रहे हैं कि अब यहाँ सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक दुकानें खोलने की इजाज़त है, इसके अलावा मुकम्मल लॉकडाउन होगा। तो अब वज़ीर आज़म भी वफाक में या ज़ाहिर पंजाब में, KP में भी उनकी गवर्नमेंट है, वहाँ पर इस तरह के लॉकडाउन हम नहीं देख रहे, कोई इस तरह की शॉर्ट विंडो नहीं आ रही, बल्कि वहाँ आज वज़ीर आज़म ने गुड्स ट्रांसपोर्टर्स पे से भी पाबंदी हटा ली है, ज़ेर हिरासत कुछ अफराद को भी रिहा करने का उन्होंने बोला है। तो इस लॉकडाउन की विंडो को कम करके कुछ सख्ती बढ़ाकर, कुछ आवाम में अवेयरनेस लाकर सूरत हाल में बेहतरी लाई जा सकती है?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अरबाब। बात ये है कि वज़ीर-ए-आज़म ने जो डिसीजन किया है इस हवाले से कि अभी फ़िलहाल मुकम्मल लॉकडाउन या कर्फ्यू वगैरह की सूरत हाल जो है वो नहीं की जाएगी, ये इस एतबार से एक बेहतरीन फ़ैसला इस वक्त तक ये है कि अगर हम अशिया खुरोनोश की जो शॉर्टेज है उसकी तरफ हम अगर चले जाएँ, जो आज वज़ीर-ए-आज़म ने एक और दूसरा फ़ैसला किया जिसमें गुड्स ट्रांसपोर्ट को मुल्क भर में चलने की इजाज़त दी, तो ये भी एक इंतहाई अच्छा इकदाम है कि अशिया खुरोनोश की शॉर्टेज नहीं होगी। दूसरी बात ये है कि जो अभी डॉक्टर साहब भी फरमा रहे थे कि सेल्फ़ क्वारंटीन जो है वो एक बहुत अच्छा हल है इसका, और जब तक हमें मुकम्मल रिज़ल्ट्स नहीं मिल जाते इस एतबार से कि जिन जिन लोगों में कोई अलामात हों वो लोग हॉस्पिटल्स तक जाएं, यहाँ घर में बिठाने का मकसद और कोई नहीं है सिवाय इसके कि कम से कम लोगों से मेल मिलाप हो और उसके साथ साथ जिनको कोई तकलीफ़ हो उनको अलहदा किया जा सके या उनको हॉस्पिटल तक पहुँचाया जा सके। दीगर 100 किस्म की बीमारियाँ हैं और जिनको इलाज के लिए हॉस्पिटल जाना पड़ता है, इस वजह से OPD भी बंद की गई है मुख्तलिफ़ हॉस्पिटल्स की। उसके साथ साथ लोगों को बाकी जो तशख़ीस करवानी है या इलाज करवाना है उसके लिए बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये एक शोबा है और इसके साथ अगर बाकी चीज़ों को हम देखेंगे तो हर शोबा ज़िंदगी में इस तरह की तकलीफ़ें, इस तरह के मसाइल बढ़ते जाएंगे। हमें जिन लोगों को मजबूरन बाहर निकलना पड़ता है उन लोगों को शऊर होना चाहिए। शऊर हम भी दे रहे हैं, मीडिया इसमें बहुत ज़्यादा किरदार अदा कर रहा है। तो यहाँ तो लोग मजबूरी के तहत नहीं निकल रहे ना, यहाँ लोगों को सेल्फ क्वारंटाइन का मतलब ही नहीं पता। लोग तो यहाँ तफरीहन निकल रहे हैं, ये देखने के लिए निकल रहे हैं कि लॉकडाउन किस तरह हुआ है। जिस तरह अब सिंध में आहिस्ता आहिस्ता सख्ती को बढ़ाया जा रहा है, इस तरह विफाक में और दीगर सूबों में भी ज़ाहिर इस चीज़ की ज़रूरत है ताकि लोगों की जो मूवमेंट है कम अज़ कम उसको तो महदूद किया जा सके। आप सही कह रहे हैं, लेकिन जिस तरह से एजुकेशन जो है वही इस चीज़ का हल है। हमने अपने हमारे मुल्क में अगर ये एजुकेशन लेवल अवाम की हम बात करते हैं तो जो हुक्मरान रहे हैं अब तक की सूरत हाल में एक बड़े दिलदोज़ अंदाज में ये बात करनी पड़ती है, अफसोस के साथ कहना पड़ता है। जिस तरह से CDC है अमेरिका में, पाकिस्तान में एक NIH बना था लेकिन वहाँ रिसर्च का काम ही कोई नहीं है, रिसर्चर्स ही नहीं है, माइक्रोबायोलॉजिस्ट नहीं है, रेस्पिरेटरी कंसल्टेंट्स नहीं है, एलर्जियों के कंसल्टेंट्स नहीं हैं। उनको नहीं पता कि कौन से जरासीम जो हैं उनके क्या इम्पेक्ट होते हैं DNA के ऊपर और उसके बाद उनका क्या इलाज हो सकता है, उनको कौन कौन सी ऐसी अशिया हैं जो दी जा सकती हैं, और उसमें देसी क्योर सिस्टम जो हमारे पास यानी कि ज़ाहिर है जितने भी एसेंस होते हैं किसी भी मेडिसिन के वो तमाम जो हैं वो किसी न किसी चीज़ से आगे लिए जाते हैं। तो पाकिस्तान में हम अगर और कुछ नहीं कर सकते थे, किसी तरह की कोई रिसर्च ही की हुई होती, हमारे पास ना रिसर्च है, ना हमारे पास लिबास हैं, ना हमारे डॉक्टर्स के पास मास्क हैं, ना हमारे पास इनसे निपटने की सलाहियत है। इस सारे सिस्टम को अगर चोक करना है तो फिर कर्फ्यू लगा दें, आवाम को डंडे मार के उनको घरों में रखें और उसके बाद फिर लाशें घरों से उठाते और मुख्तलिफ शाहराहों पे और सड़कों पे रखते जाएं। ऐसा नहीं है। ये हमें अभी ज़िम्मेदारी का एहसास करना है बीइंग मुआशरे के एक यूज़फुल सिटीज़न के तौर पे, और बाकी लोगों को ये बताना है, और उसके साथ साथ हमें अपनी हुकूमत जो भी फैसला करे उसके साथ खड़ा होना है। हम शायद इमरान खान साहब से 20 इख्तलाफात होंगे लेकिन इस वक्त ये इख्तलाफ का वक्त नहीं है। इस वक्त वो जो फैसले कर रहे हैं उनका विजन है, उनको बहुत सारे कि लग ये रहा है कि आवाम तो इस वक्त हुकूमती हिदायत पर अमल करने पर तैयार नहीं है। मीडिया के जरिए भी अवेयरनेस पैदा करने की कोशिश की जा रही है। समी साहब, ना आवाम मीडिया की बात सुन रही है, ना वज़ीर आज़म की हिदायत को सुन रही है। अगर ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा और खुदा न खास्ता सूरत हाल ख़राब हो गई तो फिर यही आवाम कल हुकूमत को बुरा भला बोलेगी, कोसेगी और हुकूमत पर जिम्मेदारी डालेगी, जिसकी वो बात इस वक्त सुन नहीं रही है। देखिए अरबाब, एक तो मैं आपकी बात से एग्री नहीं करता कि आवाम हुकूमत की बात नहीं सुन रही, और 80-90% जो लोग हैं वो सेल्फ क्वारंटीन में हैं और बहुत कम लोग हैं जो बाहर निकल रहे हैं, उनकी तादाद बहुत कम है। एक तो पहली ये बात। दूसरा, ये जो बात हो रही है ना कि मीडिया ने बड़ा एजुकेट किया है, मैं आपसे ये अर्ज करना चाहता हूँ कि मीडिया ने सारी सूरत हाल को बिगाड़ा है। ये जो एंकर्स हैं, ये जो बड़े बड़े कॉलम निगाह मीडिया आउटलेट्स हैं, यानी सहाफ़ी जो पाकिस्तान का है वो जो एंकर है वो एटम बम के बारे में भी जानता है, वो डॉक्टरी के बारे में भी जानता है, वो स्पेस के बारे में भी जानता है, वो जमीन में मादनियात के बारे में भी जानता है। ये बैठ जाते हैं 6-7-5 एंकर मिलके भी बैठ जाते हैं, या ये इस तरह के खुतबे देते हैं। हमारे पास एक क्लिप है और ये इस वक्त पूरी दुनिया का मसला है। मीडिया पर पाबंदी लगानी चाहिए जर्नलिस्टों पर कि वो कोई एक्सपर्ट ओपिनियन नहीं देंगे कोरोना के बारे में, इसलिए कि इनको कुछ पता नहीं है, लेकिन ये सवाए इसके कि आके ये मायूसी फैलाते हैं और अपने अपने एजेंडे पर काम करते हैं। मैं चाहता हूं कि आप वो क्लिप अगर चलवा दें प्रोड्यूसर साहब से
एक डॉक्टर अमेरिका में कह रहे हैं वहां पर कि ये आप जो एंकर्स हैं ना, इन्होंने क्या हशर किया। यही पाकिस्तान की हालत है। अगर आप वो सुनवा सके तो फिर इस पर बात करते हैं। ज़ाहिर एक क्लिप तो हमने देख लिया, अब आप ही इस पर ये तबसरा कीजिएगा। जो हमारा मीडिया ज़ाहिर जो इस वक्त पूरी सूरत हाल है, क्या वो भी इसी तरह इस मामले पर गैर जिम्मेदारी का ही मुजाहरा कर रहा है? मतलब कुछ एंकर्स तो रिसर्चेस वगैरह शेयर कर रहे होते हैं, डॉक्टर से क्वेश्चंस कर रहे होते हैं, उन्हीं की बातों को लेकर आगे चल रहे होते हैं, लेकिन क्या कुछ अपने तौर पर भी इस तरह की सूरत हाल पैदा कर रहे हैं? अरबाब, मुझे इजाजत दें, मैं आपको ये जो आपने जो क्लिप्स है ना, देखें, ये बेसिकली ये पाकिस्तानी मीडिया को भी यही कहना चाहिए, शट अप दीज एंकर, दे शुड बी शट अप। ये वो बातें कर रहे हैं कि जो मुल्क में इन्होंने अफरा तफरी फैला दी। आपको पता है फ्लू से हजारों लोग मरते हैं, लेकिन ये जो कोरोना का इशू इन्होंने बनाया है, इनका किसी ने ईरान की मुखालफत करनी थी, तफ्तान का इशू बना दिया, किसी ने वो मीर शकील रहमान का इशू बना दिया, किसी ने नवाज शरीफ का इशू बना दिया, किसी ने शहबाज शरीफ का। अपोजिशन आ गई, हमसे पूछें, ओ भाई तुम कौन हो, तुमसे क्या पूछा जाए? ये डॉक्टरों का काम है, ये जो पाकिस्तान की वजारत हेल्थ है उसका ये काम है। ये आपने सुना, ये पूरी अभी आप प्रोग्राम चला के देख लें, एंकर बैठे होंगे एक्सपर्ट बन के, कोरोना के बैठे होंगे, का ये करें वो करें। 9, 10, 11, 12 या 15 डेथ्स हुई हैं और पूरे पाकिस्तान में इन्होंने एक बहरान और एक कोहराम बर्पा कर दिया और प्राइम मिनिस्टर पर जोर डालना शुरू कर दिया कि लॉकडाउन करें, कर्फ्यू लगाएं, पता नहीं क्या कुछ करें। ये बेसिकली दे शुड बी गिवन ए शट अप कॉल। और जो डॉक्टर साहब हैं इनकी बात सुने, और जो ये डॉक्टर कह रहे हैं वही हकीकत है। ये जो सहाफी रिपोर्टें कर रहे हैं, ये जो एंकर बने हुए हैं, या ये जो रिपोर्टर हैं खड़े हो जाते हैं कैमरे पर, इनको कुछ पता नहीं है भाई। सॉरी, मैं माफी चाहता हूं, बट दिस इज द बेटर रियलिटी। अरबाब, ये मीडिया जो है ये इस वक्त सबसे बड़ा एक कोरोना को बर्बाद वुहान की सूरत हाल थी, जिस तरह चीन ने इस आउटब्रेक को शिकस्त दी है, उस सूरत हाल से बाहर निकला है, तो शायद ज़ाहिर है इन लोगों के सामने वो चीन की एक मिसाल है जिसको देखकर वो इस तरह की बातें की जा रही होती हैं। वजीर आजम को प्रेशराइज किया जा रहा होता है कि उसी तरह से लॉकडाउन किया जाए। नहीं, ये कोई ऐसी बात नहीं है। ये एजेंडे पर बात कर रहे हैं। ये इतना कोहराम इन्होंने एक छोटी सी स्टोरी होती है उसको पूरे पाकिस्तान की स्टोरी बना देते हैं। कहीं पर नेग्लिजेंस होगी, इसमें कोई शक नहीं है। वजीर आजम ने आज खुद एडमिट किया है कि वी वर नॉट रेडी। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान गवर्नमेंट के पास फंड्स नहीं थे। कौन तैयार था? कोई भी नहीं तैयार था। जिन लोगों के इतने लाखों करोड़ों डॉलर्स के बजट्स हैं वो नहीं तैयार थे। अमेरिका नहीं तैयार था, इटली, स्पेन, ये वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट। लेकिन इसको क्राइसिस इस तरह से बना के पेश करना, हमारी सोसाइटी में इन्होंने एक खौफ और मतलब लोगों की जिंदगियां तल्ख कर दी हैं अपने अपने एजेंडे के लिए भाई। तो ये रिसर्च जर्नलिस्ट करेगा भाई। जब एक डॉक्टर, आपने सुना अमेरिका में वो जो डॉक्टर हैं वो क्या कह रहे हैं कि जब सीडीसी का हेड कहता है आगे कि डोंट वरी, तो डोंट वरी, फिर डोंट लिसन। वो जो रात को 9 बजे आ जाएंगे 35,000 स्टोरीज करने वाले एंकर और 40,000 स्टोरीज करने वाले एंकर, वो अब वो बेसिकली दे वांट टू क्रिएट टर्मोइल इन दिस सोसाइटी टू अचीव देयर ओन पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स, बिकॉज बहुत सारे लोग इमरान खान को फेल करना चाहते हैं। लेट मी से इट ओपनली। और वो वज़ीर आज़म को फेल करने के लिए सारी बातें कर रहे हैं। बट वी शुड पे अटेंशन टू व्हाट गवर्नमेंट इज सेइंग। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। सही। तो डॉक्टर शाहज़ाद साहब, ज़ाहिर है इस मौजू पर आप भी एक टेक दीजिएगा, फिर उसका ब्रेक पर भी जाना है। ये जो इस वक्त सूरत हाल है, ज़ाहिर है सबसे इंपॉर्टेंट इस वक्त सुनना है डॉक्टर्स को। डॉक्टर्स की बात सुनी जाए, उन्हीं की बात को आगे आवाम तक पहुंचाया जाए। ज़ाहिर है उसमें अगर अपनी राय और अपनी रिसर्चेस को शामिल किया जाएगा तो फिर मामला ख़राब भी हो सकता है। किसी एजेंडे को तो ज़ाहिर इस मामले में इंक्लूड होना ही नहीं चाहिए। क्या कहेंगे आप? देखें अरबाब साहब, समीर साहब ने बहुत अच्छी बातें कही हैं। मैं कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट या उस पर मैं बात नहीं करूँगा। मैं तो ये बात करूँगा कि देखें, मीडिया का काम, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया का काम है कि लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाए, खौफ व हरास ना पहुँचाए। हमने इससे भी बुरे वक्त देखे। मैं छाती का स्पेशलिस्ट हूँ, मैं ICU का स्पेशलिस्ट हूँ। मैं यहाँ पे पाकिस्तान में पिछले 18 साल से ये काम कर रहा हूँ। हमने सार्स भी देखा, हमने स्वाइन फ्लू का एपिडेमिक भी देखा, हमने H1N1 भी देखा। मतलब ये वबाएँ, ये चीज़ें तो आएंगी, लेकिन जब आप मीडिया के थ्रू, जिस समीर साहब कह रहे थे कि आप उस चीज़ को बार बार हाईलाइट करेंगे, अभी इतने केसेस हो गए, अभी एक डेथ हो गई है, ये एक टिकिंग टाइम बॉम्ब है। इसमें क्या होगा कि आप खौफ व हरास की, परेशानी की फ़ज़ा लोगों में कायम करेंगे, और उसमें लोग वैसे ही इतने परेशान हैं, जो सारा कुछ हो रहा है तो वो देखते जा रहे हैं कि अब अमवात वहाँ बढ़ रही थी, यहाँ भी बढ़ने लग जाएंगी और हम लोग भी मर जाएंगे, और बेसिकली उसका एंड जो है वो डेथ है।
तो और वो भी अगर आप देखें तो हमारा स्टेटिस्टिकली हमारी तो लेस देन 1% जो लोग हैं वो लोग उनकी अमवात हुई हैं और हमारे केसेस बहुत कम हैं। तो वहाँ पे जो एपी सेंटर था वुहान, वो तो एक वहाँ से वबा फूटी थी, उनको तो समझ ही नहीं आई। हमारे गवर्नमेंट ने, हेल्थ मिनिस्ट्री ने, डॉक्टर्स ने या सूबों ने इस पे एक्शन लेना शुरू कर दिया था। हाँ, ये है कि जी वो लेट लिया था, लेकिन वो चीज़ें शुरू हो गई हैं। तो अभी तो हमें कंटेन करना है। उसका सबसे बेस्ट इलाज है कि आप अपने आप को सेल्फ प्रोटेक्ट करें, दूसरों से अलहदा करें। अगर आप में सिम्टम्स हैं, अपने आप को खुद सही। और अभी भी डॉक्टर साहब बड़ा बेहतर अंदाज से कंटेन करने की कोशिश तो गवर्नमेंट कर रही है। डॉक्टर साहब मैं आपकी वापस भी आता हूं, एक सेकंड और बात कर लूं। देखिए, ये बिहेवियरल चेंज ना आप लोगों को सिखाने में कोई एक दिन नहीं लगेगा, ये 4 हफ्ते नहीं लगेंगे, इट टेक्स अ वाइल। तो आप ये ना समझें कि आपने अब शहरियों को बता दिया, अब लॉकडाउन भी हो गया, कंप्लीट लॉकडाउन, और अब आप जी इसको कर्फ्यू लगा रहे हैं। आप उनको थोड़ा सा पब्लिक को टाइम दीजिएगा। ठीक है। तो गुलाम रसूल साहब, ज़ाहिर समी साहब जिस मीडिया का, जिन एंकर्स का जिक्र कर रहे थे, अब किस तरह उनको समझाया जा सकता है? यहाँ तो हम अभी बात कर रहे थे कि आवाम को अवेयरनेस की ज़रूरत है, समझाने की ज़रूरत है। ये तो खुद मीडिया को भी अवेयरनेस की ज़रूरत है कि क्या बात बतानी है लोगों को और किससे कहलवानी है और क्या नहीं बतानी। अच्छा, बुनियादी तौर पे सिलसिला ये है कि पूरी दुनिया में जो मीडिया है वो उसको भी इस्तेमाल किया जाता है। पाकिस्तान में भी ज़ाहिर है कि अब आप जिस तरह समी साहब ने कहा कि मुख्तलिफ लोग जो हैं मुख्तलिफ बातें बोल रहे हैं और वो इस्तेमाल हो रहे हैं। इसी तरह से जब इस तरह की कोई वबा आती है तो ज़ाहिर है उसके पीछे इलाज करने वाले, मास्क बेचने वाले, उसके पीछे जो आप समझिए कि सैनिटाइज़र बेचने वाले, साबुन बेचने वाले, उसके बाद फिर उस जरासीम को जो मारने के लिए या उसकी क्योर करने के लिए जो अद्वियात बनाने वाले, तो बहुत सारी चीज़ें इस तरह की होती हैं जो पैनिक क्रिएट कर रही होती हैं। अब सब जर्नलिस्टों को आप एक लाइन में खड़ा कर दें और ये कहें कि तमाम गलत हैं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। और तो तमाम एंकर्स को खड़ा कर दिया जाए और उनको कहा जाए कि जनाब आप गलत हैं, ऐसी बात नहीं है। अगर हम लोग तनकीद नहीं करेंगे तो कौन तनकीद करेगा? कौन हुकूमत को बताएगा कि यहाँ गलत हो रहा है, यहाँ सही हो रहा है, यहाँ सही नहीं हो रहा? दूसरी बात ये है कि कुछ लोगों के, मैं जिस तरह पहले अर्ज़ कर चुका हूँ, उनके अपने अपने मफादात हैं, उनके अपने अपने जो सपोर्ट है उनको मुख्तलिफ लोगों की, वो उस तरह की बातें करते हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो सिर्फ और सिर्फ फॉलो कर रहे हैं। एक ब्रेक का वक्त अच्छी बात की कि तनकीद ज़रूर करनी है, तनकीद बराए इस्लाह करनी है, तनकीद बराए तनकीद नहीं करनी। तो एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन। अभी ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर डॉक्टर साहब से, समी साहब से, गुलाम रसूल से मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और समी साहब, ज़ाहिर डॉक्टर शाज़िल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, तो उनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए पहले आपसे मैं इस पर कमेंट ले लूँ। वज़ीर आज़म अक्सर कहते हैं कि ज़ाहिर हमारा हेल्थ सिस्टम इस काबिल नहीं है कि अगर खुदा न खास्ता सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई तो फिर हम इस मामले को नहीं संभाल पाएंगे। जो बैरून मुल्क से इस वक्त जो मेडिकल इक्विपमेंट आ रहे हैं, जो इमदाद आ रही है, उस पर हम देख रहे हैं वफाक और सूबे किस तरह लड़ रहे हैं। ये इमदाद अभी मज़ीद हमें और कहाँ कहाँ से कितनी कितनी मंगवानी होगी? ज़ाहिर NDA में इस सिलसिले में काम तो कर रही है, लेकिन आपको लगता है कि सूरत हाल काबू में रहेगी? हुकूमत की भरपूर तैयारी है, कैलकुलेशन जो हुकूमत ने की हुई है वो मुनासिब है, ठीक है, चीज़ें इनके कंट्रोल में? समी साहब, आपसे जानना चाह रहा हूँ। चलें, गालिबन समी साहब को आवाज़ नहीं आ रही, तो डॉक्टर साहब अब ये बताइएगा कि पिम्स में टेस्टिंग किट्स, इसके अलावा जो सेफ्टी किट्स हैं, वो जो वेंटिलेटर्स हैं, वो वाफिर मकदार में मौजूद हैं, इतनी तादाद में हैं कि जो लोग आ रहे हैं उनको वहाँ पर बआसानी चेक किया जा सके, पूरे इस्लामाबाद को कवर किया जा सके? हॉस्पिटल्स पूरी तरह इक्विप्ड हैं? देखिए, अभी तो हॉस्पिटल पूरी तरह कोई भी हॉस्पिटल इक्विप्ड नहीं है, लेकिन बर्डन ऑफ द डिज़ीज़ जो है अभी जो आ रहे हैं वो इतना ज़्यादा नहीं है। और अल्लाह ना करे कि हमें कोई वेंटिलेटर या उसकी हमें ज़रूरत हो। जैसे बात हम देखते हैं स्टेटिस्टिकली अगर हम जाएं तो जो पेशेंट्स हैं वो उसमें 85% मरीज़ रिकवर कर जाते हैं, 4% इसमें काफ़ी सीरियस हो जाते हैं और उसमें से 1% जो होते हैं उनकी डेथ हो जाती है। हमें अपना अगर स्टेटिस्टिक देखें तो वो ज़्यादा कम है, 1% से भी कम है।
तो जहाँ तक वेंटिलेटर की बात है, इक्विपमेंट की बात है, अभी तक तो हम सफिशेंट है। लेकिन आप चेयरमैन एनडीएमए की अगर वो देख लें कि अप्रैल तक हमें 2000 फिर 5000 और 10,000 तक वेंटिलेटर मिल जाएंगे, बाकी सामान भी हमारे पास आ रहा है। तो तादाद मरीज़ों की अभी उस तरह से अगर हम उसका रेशो लें तो ऐसी कोई चीज़ ऐसी क्रिटिकल नहीं है, या ऐसे अभी कोई वो नहीं है कि जी हम बिल्कुल ही हमारे पास आपकी तरफ से कोई डिमांड की गई है गवर्नमेंट से कि इतने वेंटिलेटर्स की आपको ज़रूरत है, या सेफ्टी और टेस्टिंग किट्स आपको चाहिए? आपकी तरफ से कोई डिमांड की गई है डॉक्टर? देखिए, अभी जो भी मरीज़ आते हैं जिनमें सस्पिशन होता है उसको पिम्स भेजा जाता है और पिम्स से वो NIH सैंपल्स चले जाते हैं। लेकिन किट्स सबको पता है कि अभी कम है, वो डिमांड हुई भी है, डॉक्टर्स के लिए प्रोटेक्टिव गियर की डिमांड हुई भी है, सारा कुछ हुआ हुआ है, गवर्नमेंट मंगा रही है, आने वाले है और वक्त पे ये चीज़ें मुहैया हो जाएंगी। जिस तरह पिम्स के डॉक्टर से हम बात करते रहते हैं, उनसे पता लगाते रहते हैं, उनको भी पता है कि ये चीज़ें अभी उस मिकदार में नहीं आई जिस मिकदार में आनी चाहिए थी। तो अभी उस तरह से नहीं है, क्वारंटीन सेंटर उस तरह से इस्टेब्लिश नहीं हुए, तो कोई ख़ास यूनिट या एक जगह उनको नहीं रखा जा रहा और वो जगह की शॉर्टेज है। क्योंकि देखें, ये अस्पताल जो है ये बीमारी केटर नहीं कर सकता, कोई भी बड़ा अस्पताल, क्योंकि अस्पताल में और तरह के और बीमारियों के मरीज़ होते हैं। इसको हमें अलहदा और एमरजेंसी बुनियादों पे नए सेंटर्स बनाने चाहिए जिनको हम क्वारंटीन सेंटर कहते हैं। और अगर उनमें जो है मरीज़ कोई क्रिटिकल होता है तो फिर हम उनको अस्पताल में शिफ्ट कर सकते हैं। हम उन्हीं मरीज़ों को अगर हम अस्पताल में रखेंगे तो हम दूसरे मरीज़ों के साथ उनको एक्सपोज कर देंगे। तो आई थिंक कि उस पर ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए, बजाय इसके कि हम उसी अस्पताल के ऊपर उतना ही बोझ डाल दें। गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं, पिंडी में, इस्लामाबाद में, तो आई थिंक कि हमें उस पे जो है ना बहुत जल्दी और इमरजेंसी लेवल पे हमें ये काम करना चाहिए। ठीक है, ये काम अभी करने चाहिए। तो समी साहब, ये जो एडवाइस डॉक्टर साहब कर रहे हैं, ज़ाहिर है जो काम करने की अपील हुकूमत से कर रहे हैं, आपको नहीं लगता है हुकूमत इसमें थोड़ी ताख़ीर से चल रही है, थोड़ा स्लो चल रही है? जो स्टेप्स बहुत ज़्यादा तेज़ी से उठाने चाहिए थे, जैसे NDMA ने सामान के ऑर्डर्स बहुत लेट दिए जो अब किस्तों में पहुँच रहा है मुल्क में, और जो पहुँच रहा है उस पर भी विफाक और सिंध की लड़ाई हो रही है। तो ये जो सूरत हाल है इसमें हुकूमती कारकर्दगी से आप मुतमईन हैं? नहीं, देखिए, ये कोई टाइम नहीं है हुकूमती कारकर्दगी को जज करने का। मैं आपको बताता हूँ कि जैसे गवर्नमेंट ने ये ऐलान किया कि आप मेडिकल इंडस्ट्री जो है या जो इक्विपमेंट है, लैब वगैरह, ये तो उस पर 3 महीने के लिए उन्होंने ड्यूटी की छूट दे दी। तो मेरा अपने भाई से मैंने बात की, अपने दोस्तों से अमेरिका में बात की, तो उन्होंने मुझे बताया कि जो यूज सामान है, जो वेयर हाउसेज हैं, सारे के सारे अमेरिकन गवर्नमेंट ने उठा लिए। और यहाँ पर वो सूरत हाल है कि उन्होंने जो असला साज फैक्ट्रीज हैं उनको ये इंस्ट्रक्शन दी है डोनाल्ड ट्रंप ने, प्रेसिडेंट ने, कि जी आप सबसे पहले वो बनाएं, वेंटिलेटर्स बनाएं। तो गवर्नमेंट की जो देखें, जो असल चीज देखने की है, सुनने की है, वो डॉक्टर साहब ने जो बात कही है ना, बात ये है कि आपको अगर सिम्टम्स आ रहे हैं तो आप अपने घर में हैं, आप अपने आप को सेल्फ क्वारंटाइन करें। अगर आपको कोई नज़ला हो रहा है, आपको खांसी हो रही है, आपको बुखार हो रहा है, आप दूसरों से अलग करके अपने घर में चले जाएं। अगर आपकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही है तो यू डेफिनेटली गो टू द हॉस्पिटल, गो टू डॉक्टर, अगर आप उस स्टेज पे पहुंच गए। ये वो चीज़ें हैं जो मीडिया को बताने की ज़रूरत है, आवाम को एजुकेट करने की ज़रूरत है। ये एक तरह से बहुत बड़ी फेवर है, क्योंकि आप जब हॉस्पिटल में जाएंगे, सिर्फ क्वारंटीन होने के लिए जाएंगे, तो वहाँ पर तो इतनी जगह उनके पास नहीं है। हाँ, वो पेशेंट जो क्वारंटीन हुए थे घर में, लेकिन उसके बाद भी उनकी तबीयत खराब हुई, वो जो 3-4% हैं जो ज्यादा खराब होते हैं, जो भी डॉक्टर साहब जिनका जिक्र किया, वो कौम को ये चाहिए कि इस वक्त वो इस तरह से हुकूमत की मदद करे। बाकी हमारे फ्लॉज सामने निकल आए हैं। देखिए, हमारे पास वेंटिलेटर्स कम है, वो अब एक मुसलसल एक फिनोमेना चला रहा है, वो ठीक करने की जरूरत है। ये जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट लोग देखते हैं जिनकी बुनियाद पर पॉलिटिकल पार्टीज को वोट देते रहे, ये साबित हो गया कि इंसान की जिंदगी हेल्थ सबसे अहम है। ये जो नीली बस, पीली बस, माल्टा ट्रेन, संतरा ट्रेन, केला ट्रेन, इसकी जरूरत नहीं थी। अब वही आके चैंपियन बनने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं। हुकूमत ने कुछ नहीं किया। और भाई हुकूमत तो, डॉक्टर जो है हमारे, खुदाई कसम मेरे पास अल्फाज नहीं है, इन डॉक्टर्स के पास किट्स नहीं है। आपको पता है डॉक्टर उसामा गेव हिज लाइफ, और हमारे जो ये मेडिकल ये जो टेक्नीशियंस हैं, जो नर्सेज हैं, ये बेचारे प्लास्टिक के वो उसके बना के तो ग्लव्स और वो करके, तो इनके पास प्रोटेक्टिव गियर नहीं है, और ये लगे हुए हैं बेचारे। पूरी इस वक्त
आप जाएं हॉस्पिटल में, इमरजेंसी की बुनियाद पर हो रहा है, फिर भी आप देखें मीडिया बाज ही नहीं आता, डॉक्टरों ने ये नहीं सुना, डॉक्टरों ने मरीज को मार दिया। ये वो इररिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड है इस वक्त। लेकिन ये वो रवैया है प्रोटेक्टिव जिसको किट्स तब्दील करने की फराहम जरूरत करना डॉक्टर्स को, ये तो हुकूमत का ही काम है ना, जाहिर है ये तो कहीं ना कहीं हुकूमत अपने काम में कोताही कर रही है जो डॉक्टर्स तक ये किट्स नहीं फराहम हो पा रही। नहीं, किट्स तो मिल ही नहीं रही ना, आप ले रहे हैं। देखें, आपने जर्मनी से कहा हमें वेंटिलेटर चाहिए 400, उन्होंने कहा भाई माफी चाहते हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, हम आपको 20 तोहफे में दे देते हैं। चाइना से बात की, अब किट्स आ रही हैं। मैं आपको बताऊं कि अभी आप देखें, एनडीएमए के जनरल अफजल साहब ने बताया कि 1 करोड़ मास्क का हमसे ऑर्डर लिया, हमने उसको क्लियर करके दिया तो वो मार्केट में गायब ही हो गया, पता नहीं कहाँ उसने बेच दिया, इसलिए कि वो पैसे ज्यादा उसको मिल रहे हैं। तो गवर्नमेंट कोशिश कर रही है इसमें। ये बात प्राइम मिनिस्टर ने भी आज किया है कि हम पूरी तरह प्रिपेयर नहीं थे, इसलिए कोई भी प्रिपेयर नहीं था भाई, फंड्स नहीं थे, कुछ भी नहीं था, सिस्टम बिल्कुल जो मेडिकल हेल्थ सिस्टम है हमारा वो चौक हो चुका है। डॉक्टर सड़कों पर हड़ताल कर रहे हैं पिछले 5 साल से भाई, कोई उनका सर्विस स्ट्रक्चर नहीं है, ब्यूरोक्रेसी उनके ऊपर लगाई हुई है। जो प्रोफेशनल्स हैं उनको आप डॉक्टर को लगाएं जो उनके मसाइल हल करे, वहां पे डीएमजी का बंदा बिठाया हुआ आपने। तो ये पूरा जो एक हेल्थ सिस्टम हमारा 70 साल से बर्बादी जिसमें हुई है, और वो 10 दिन में कौन ठीक करेगा, कैसे ठीक करेगा भाई। तो लेकिन ये वो जो चीजें आहिस्ता आहिस्ता ठीक होंगी, पॉइंट आउट हो रही हैं, उन पर बात भी होनी चाहिए, लेकिन प्रायोरिटी सबसे बड़ी पैनिक नहीं फैलाना, जो सही बात है वो करनी है, और जो बात एक्सपर्ट्स की है वो एक्सपर्ट्स करें। मैं सहाफी हूं, इसका क्या मतलब है कि मैं हर तरह से गुफ्तगू शुरू कर दूं? नहीं यार, ये गलत है अरबाब, दिस इज रॉन्ग। सही। तो गुलाम मुर्तज़ा, जाहिर है आज वज़ीर आज़म जब गुफ्तगू कर रहे थे उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात भी ये कही कि ज़ाहिर पैनिक नहीं फैलाना, ये तो सभी कह रहे हैं कि पैनिक किसी तरह नहीं फैलाना। उन्होंने कहा कि जो हमारा हेल्थ सिस्टम है वो अब इस कोरोना के ज़रिए भी ठीक होगा, हमें पता चल रहा है कहाँ खामियां थी, कहाँ कमियां थी, हम उनको भी दूर करेंगे और साथ साथ इस पर भी काबू पाएंगे। तो अब कम से कम एक डायरेक्शन हुकूमत की, जो पिछले 18 महीनों से हम बात करते थे कि हुकूमत की कोई डायरेक्शन नज़र नहीं आ रही, कम से कम इस एक हेल्थ सिस्टम को ठीक करने की एक डायरेक्शन तो अब दिखाई दी है। वज़ीर आज़म ने खुद भी कहा है कि अब इसको ठीक किया जाएगा, जो भी इसमें कमियां और नुक्स है उनको दूर कर दिया जाएगा और साथ साथ इस वबा पर भी काबू पाएंगे। कम से कम इसको हम एक अच्छी उम्मीद समझें। बिल्कुल उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि इस तरह की उम्मीदें अगर हम ये देखें तो हम बहुत अरसे से तकरीबन ये सुनते आ रहे हैं। इसी तरह की उम्मीदें, किसी का बच्चा बीमार होता है, उसका विदाउट वेंटिलेटर उसका बच्चा फौत हो जाता है, वो कहता है मैं वेंटिलेटर्स के मुतल्लिक़ एहतजाज करूँगा और मैं वेंटिलेटर के हवाले से सप्लाई करने के लिए सारी ज़िंदगी वक़फ़ कर दूँगा। लेकिन जो ही वो हॉस्पिटल से बाहर आता है, कफन दफन के बाद वो सब भूल जाता है। तो ये भी एक ऐसी सिचुएशन है जिस तरह दीगर बीमारियाँ आई, मलेरिया आया और दूसरी बीमारियाँ, मुख्तलिफ़ तरह की जो डिजीज़ आई, कॉन्टीजेंट जो डिजीज़ हैं वो आती रहीं और उसमें इजाफा होता रहा। सब अभी शुगर आई, वो उसके बाद आप ये देखें कब तक, आप अभी तक उसकी चीज़ें आ रही हैं। अभी इसका भी ग्लूकोमीटर टाइप कोई मीटर आने वाला है जो अभी रिसर्चेज आ रही हैं, तो वो हर बंदा टेस्ट करता रहेगा और उसके बाद आगे चीज़ें चलती जाएंगी। वज़ीर आज़म साहब का बड़ा अच्छा ये ख्याल है कि वो इसके हवाले से देखेंगे, लेकिन बात ये है कि टोटल बजट का अगर जीडीपी का हम 2% जो है वो हेल्थ के लिए हम रखते हैं तो 22 करोड़ अफराद के लिए क्या वो 2 मिलियन काफ़ी होता है। अब पूरी दुनिया अपने बजट को रिफ्रेज करेगी, तमाम दुनिया 25% पे को लेके जाएगा, कोई 24% पे लेके जाएगा, वो चीज़ें पूरी करेंगी, लेकिन उससे अल्टीमेटली क्या हम ये समझते हैं, क्या 1 साल या 2 साल 2% से 10% पर ले जाएंगे तो क्या सिलसिला ठीक हो जाएगा? नहीं। सबसे अहम बात इस सिलसिले में ये है कि टॉप टू बॉटम एक ही तरह के हॉस्पिटल हों, सरकारी हों, वहाँ ग्रेड 22 का ऑफिसर भी अपने बच्चे का इलाज कराने जाए, अपना भी इलाज उसका वहीं पे हो, और दीगर जो लोग हैं बाकी वो शहरी, उनका भी वहीं इलाज हो। इसी तरह से स्कूल भी जो हैं वहाँ पे भी तमाम एक तबके से लेके हर एक इंसान 22 ग्रेड का ऑफिसर हो या वो आम शहरी हो। ये जो तजवीज़ आप गुलाम मुर्तज़ा दे रहे हैं, ज़ाहिर है ये कि जो इस वक्त जो पार्टी इस वक्त हुकूमत में उनके अपने मंशूर में भी शामिल थी और बातें भी उनके तकरीबन लीडरशिप सारी यही करती थी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो फिर कुछ पाकिस्तान की इकॉनमी पर इसके क्या असरात पड़ेंगे, पूरी दुनिया की इकॉनमी इस वक्त हिलकर रह गई है, इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम एक बार
को खुशामदीद कहते हैं। कोरोना की सूरत हाल पर ज़ाहिर हम बात कर रहे हैं, तो डॉक्टर साहब एक दो सवाल छोटे छोटे मैं आपसे कर लूँ, फिर समी साहब की तरफ भी जाता हूँ। ये जो आम लोग आम नज़ला खांसी और बुखार में भी इस वक्त हॉस्पिटल्स की तरफ जा रहे हैं, ज़ाहिर किट्स की कमी है, अब कोरोना के सिम्टम्स भी यही हैं, तो एक आम शख्स को क्या करना चाहिए अगर उसको कोई नज़ला खांसी बुखार है, वो ये कैसे फैसला करे कि उसके अंदर ये सिम्टम्स हैं या नहीं है, वो हॉस्पिटल उसको आना चाहिए या वो अपने घर पर ही रहे? बहुत अहम सवाल किया है अरबाब साहब आपने। देखें, अभी जो ये कोरोना वायरस के अलामात जिसमें नज़ला ज़ुकाम, खांसी, हल्का बुखार, ये इसके जो है अहम सिम्टम्स हैं, ये अलामात हैं, और यही अभी हमारे मौसम चेंज हो रहा है तो नॉर्मल जो कोल्ड के सिम्टम्स हैं या आम ज़ुबान में फ्लू हम उसे कहते हैं, वो भी यही अलामात हैं। अगर मरीज़ को यही अलामात हैं और 3-4 दिन में वो ठीक हो जाते हैं तो किसी डॉक्टर किसी से रजू करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर वो 4-5 दिन से ज़्यादा बढ़ जाते हैं, बुखार में तेज़ी आने लग जाती है, वो ठीक नहीं होते और सांस में तकलीफ़ हो जाती है, तो वो डॉक्टर से रजू करें। जिस तरह मैंने पहले कहा, ये बहुत कम, ये ऐसी अलामात हैं जो मरीज़ को भी पता चल जाएंगे, उनके घर वालों को, कि ये मरीज़ ठीक नहीं है, इसको हमें लेके जाना है। अगर आपको ये अलामात पाई जाती हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, ये जो 4-5 दिन तक आप कह रहे हैं देखने का, तो इसमें अक्सर लोगों के जहनों में ये खौफ होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं 4-5 दिनों में बहुत देर हो चुकी हो, फिर हॉस्पिटल पहुँचें, वो फिर रिकवरी नामुमकिन हो जाए? जी, जिस तरह मैंने आपको कहा कि 85% लोग जो होते हैं इससे रिकवर कर जाते हैं 3 से 4 दिन में, और उनको अपने आप को सेल्फ आइसोलेट कर लेना चाहिए। उनके साथ एक डेडिकेटेड कोई भी फ़र्द घर का जो मास्क और ग्लव्स के साथ उनको अपने रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं वो प्रोवाइड कर सकते हैं। और अगर 4-5 दिन गुजर गए, मरीज़ ठीक नहीं हो रहा, तो फिर वो डॉक्टर से रजू करें। लेट नहीं होता, क्योंकि 85% लोग ठीक हो जाते हैं। बहुत कम लोग जो हैं अस्पताल की तरफ जाते हैं। हमारे पास डेली फ़ोन्स आते हैं, डेली, अब पिछले 2-3 हफ्ते से हम देख रहे हैं हर दूसरा मरीज़ ये कहता है मुझे कोरोना हो गया। लेकिन ये इसमें अब ये कम्युनिटी में फैल गया है, तो बहुत मुश्किल है इसमें पता लगाना कि ये कोरोना का वायरस इस अलामात कर रहा है या जो ये हमारा सीजनल फ्लू है वो अलामात कर रहा है। तो जैसे मैंने कहा कि अगर उनकी पेचीदगियाँ बढ़ जाएं, उनका बुखार ना टूटे या उनके सांस की ज़्यादा तकलीफ़ शुरू हो जाए, मरीज़ को भी पता चल जाता है और उसके जो लोग उसके साथ हैं उनको भी पता चल जाता है, तो वो डॉक्टर से रजू कर सकते हैं। और इस पॉइंट पे मैं एक और आपको कहना चाहूँगा, शायद टाइम ना हो, कि देखें PMDC ऐसा इदारा है जो डॉक्टर्स को रेगुलेट करता है। और अब जिस समी साहब कह रहे थे कि हमारे ऊपर कोई ब्यूरोक्रेट है, कोई हमारे ऊपर जज है, कोई हमारे इदारों में ये लोग हैं, जबकि हमें ये चाहिए कि पाकिस्तान से ही अच्छे डॉक्टर्स हमारे PMDC में और PMDC को फाल करें, ताकि जो डॉक्टर्स अभी बैठे हुए हैं जिनको रजिस्ट्रेशन न्यू लाइसेंस नहीं मिले, वो आगे बढ़ें और काम करें। इस टाइम आपको जंग लड़ने के लिए डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की ज़रूरत है और किसी की ज़रूरत नहीं है। ज़ाहिर है बड़ा आपकी रहनुमाई से जो आम लोग हैं वो भी बड़ा फ़ायदा सिलसिले में उठा सकते हैं, और यकीनन उनके भी बहुत सारे लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। समी साहब, आखिर में थोड़ा सा ये हमारी मईशत पर किस हद तक असरअंदाज होगा? ज़ाहिर है बड़ी बड़ी ताकतों को हम देखें, उन्होंने हज़ारों अरब रुपए के पैकेजेस अनाउंस कर दिए हैं। हमारी तो मईशत पहले ही बदहाल थी। आगे आने वाले वक्तों में IMF ने कुछ वक्त तो दिया है, उस कर्ज की किस्त को थोड़ा सा मौखर किया है, लेकिन सूरत हाल अब किस हद तक ख़राब हो सकती है पाकिस्तान के लिए? देखिए भाई, अगर तो आपने कर्फ्यू लगा दिया तो ये बहुत ख़राब हो जाएगी सूरत हाल, और ये आप कौम को चाहिए कि वो बिल्कुल खुद अपने ऊपर डिसिप्लिन अपने आप को करे, और ये जो हिफाजती तदाबीर हैं, सोशल डिस्टेंसिंग जो है, इस पर अमल दरामद करे, खुद सेल्फ क्वारंटाइन इसमें हो, तो ये कर्फ्यू से बचा जाए। और इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि कारोबारी ज़िंदगी दोबारा शुरू किया जाए। एक छोटी सी बात कहूँगा, अभी मेरे भाई मुर्तज़ा ने बड़ी अच्छी बात कही कि 2% अगर हेल्थ GDP हो, और भाई ये माजी के हुक्मरान जो अभी आकर चैंपियन बन रहे हैं सारे के, जी हम बताते हैं क्या करना है, इतने इन्होंने कर्जे लिए, 5000 अरब रुपया तो आप इन कर्जों की अदायगी में लगा देते हैं जो इन्होंने माल लिया और खा पी गए, और साथ ही ये गवर्नमेंट पर तनकीद करते हैं। अब अगर हेल्थ पे आपने बजट देना है तो उसके लिए इकोनॉमी को बेहतर करना है ना, उसके लिए टाइम लगेगा, उसके लिए इन मगरमच्छों के पेट फाड़ने पड़ेंगे। अगर पेट फाड़ते हैं तो ये कहते हैं जी कि आप हमें विक्टिमाइज कर रहे हैं, किसी को भी पकड़ के ले जाए तो कभी वो जमहूरियत को खतरा हो जाता है, कभी आज़ादी सहाफत को खतरा हो जाता है। तो प्यारे भाई मुर्तज़ा, ये सारी चीजें चल रही हैं साथ साथ। ये देखें आप कि कौन बर्बादी के जिम्मेदारान हैं, उनको आप ये मत, उनको ये चीज माजी से जुड़ी हुई है, हाल की चीज। जब आज की प्रॉब्लम का आप जिक्र करेंगे तो जिन्होंने किया उनका नाम आएगा। तो ये भाई इकोनॉमी ठीक है। चलिए समी साहब, वक्त चूंकि बहुत कम है, बस 10 सेकंड में मुर्तज़ा अपनी क्लोजिंग रिमार्क्स दे देंगे। जी मुर्तज़ा, क्या कहेंगे आप?
देखें, जो मईशत की सूरत हाल है, इससे पहले भी हमारे हालात बहुत ख़राब थे और ये $5.5 बिलियन का जो पैकेज हमने IMF से लिया था, उसी की वजह से हम अपने जो टैक्सेस का बोझ है आवाम के ऊपर लगा रहे थे और हमारी टैक्स कलेक्शन जो है वो 5,500 अरब रुपए तक है, यानी कि 5.5 ट्रिलियन 5.5 जो खरब है वो है। तो हमें सबसे अहम बात इसमें ये देखनी है कि जो हम रिलीफ फराहम कर रहे हैं वो कितना है। रिलीफ तकरीबन वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जो कहा है तकरीबन वो 1.2 खरब का है, 1.2 यानी कि 1200 अरब रुपए का हम रिलीफ दे रहे हैं। वक्त चूंकि बिल्कुल खत्म हो गया। बहुत मुर्तज़ा, समी इब्राहिम साहब, डॉक्टर शाज़ मंजूर हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे और आखिर में समी साहब ने कहा कि अगर कर्फ्यू लगा दिया जाता है तो फिर पाकिस्तान की मईशत पर इसके बहुत ख़राब असरात मुरतब हो सकते हैं। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।